Good morning, everyone. In the previous classes, we had studied about ancient history of Madhya Pradesh, and I had told you that after completing ancient history of Madhya Pradesh, we will start a new session, and this session is all about competitive English. ठीक है, मैंने आपसे बताया भी था कि मध्य प्रदेश के प्राचीन काल का इतिहास समाप्त होने के पश्चात हम इंग्लिश क्लासेस भी प्रारंभ करेंगे। उसी तरफ एक हमारा कदम है, उसी श्रेणी में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। सर्वप्रथम इस बात को समझिए कि मेरा उद्देश्य आपको इंग्लिश सिखाना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपसे इस तरह की गारंटी तो नहीं दे सकता कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी सीखें। मैं इस तरह की आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, मेरा ऐसा विश्वास है कि जितने भी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी इंग्लिश का पोर्शन आता है, जितना भी पोर्शन इंग्लिश का आता है, उसमें आपका जो स्कोर होगा वो बेहतर होगा। आप साथ साथ प्रयास करेंगे और शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई जाएगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रयास है वो इंग्लिश पढ़ाने का नहीं, अंग्रेजी पढ़ाने का है। हम इंग्लिश को भी हिंदी के रूप में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि हम बात करें बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री, सभी में जो प्रारंभ होता है वो एक इकाई से प्रारंभ होता है। अर्थात जैसे बायो की बात करें तो उसमें सेल से प्रारंभ होता है, कोशिका से प्रारंभ होता है, कोशिका से फिर मिलकर ऊतक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, फिर उसके बाद टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स बनते हैं। या फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी जैसे एटम होता है, फिर एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर कोई भी मैटर बनता है, द्रव्य बनता है, इस तरह से होता है। तो ऐसे ही इंग्लिश को भी हम प्रारंभ से ही प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंग्लिश में जो सबसे पहली बात आती है वो है अल्फ़ाबेट्स। आपने सामने पढ़े होंगे ABCD। आप कह रहे होंगे कि हम लोगों को कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ABCD पढ़ा रहे हैं। यकीन मानिएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ नया हो। ठीक है, देखिए जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जो कितने होते हैं? 26। आपने सबने सुने होंगे। 26 अल्फ़ाबेट्स में जो 5 होते हैं वो होते हैं वॉवल्स। अभी समझेंगे कि वॉवल्स क्या होते हैं। उसके बाद 2 होते हैं सेमी वॉवल्स, और बाकी जो 19 बचे हुए हैं वो होते हैं कंसोनेंट। कंसोनेंट, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, 5 जो वोवेल्स होते हैं अर्थात स्वर, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। A, E, I, O और U। ठीक है, वोवेल्स जो 5 होते हैं, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण के लिए, जिनके बोलने के लिए हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। A, E, I, O, U। ठीक है। सेमी वोवेल्स 2 ऐसे वोवेल्स हैं जिनमें वोवेल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं और कंसोनेंट की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो वो है W और बाई। आप देखेंगे W में U का प्रोनाउंसिएशन आता है और बाई में E का प्रोनाउंसिएशन आता है। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है सेमी वोवेल्स। ठीक है, उसके बाद है 19 जो है कंसोनेंट। जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं A, E, I, O, U और W बाई को छोड़कर जितने जो बचे हुए हैं वो हैं कंसोनेंट अर्थात व्यंजन। ठीक है, अब अल्फाबेट्स जो सबसे छोटी इकाई है, इनसे मिलकर जो बनेगा वो कहलाएगा वर्ड। अर्थात यदि व्यवस्थित क्रम में यदि अल्फाबेट्स को रखा जाए तो उनसे मिलकर बनेगा एक वर्ड, और जब वर्ड रहेगा तो वर्ड्स के मिलकर बनेगा आपका सेंटेंस। इस बात को समझिए कि व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या है। व्यवस्थित क्रम अर्थात देखिए RAM, राम। ठीक है, राम एक व्यवस्थित क्रम है। R इसमें क्या हो गया? कंसोनेंट। A क्या हो गया? वोवेल्स, और M हो गया कंसोनेंट। अब यदि इनको मैं लिखूं MRA तो ये तो कोई शब्द होता नहीं है। तो इसलिए मेरे कहने का अर्थ आप समझिए कि मैंने बोला अल्फाबेट्स का क्रम में व्यवस्थित रखा जाए तो जो बनेगा वो बनेगा वर्ड। ठीक है, अब वर्डों को यदि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा जाए, एक क्रम में रखा जाए कुछ नियमों के तहत, तो बनेगा सेंटेंस। नियम जो होंगे उसमें
या तो सब्जेक्ट की बात होगी या होगी प्रेडिकेट की बात। अब दो नए शब्द आए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इनको समझिए। सब्जेक्ट जो मेन किसी भी सेंटेंस में जो करने वाला होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आपका सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इन सब के बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी कॉमन कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स को यदि व्यवस्थित रूप से रखा जाए तो वर्ड बनेंगे, वर्डों को व्यवस्थित किया जाए तो सेंटेंस बनेंगे, और जब सेंटेंस को व्यवस्थित किया जाता है तो एक पैरा बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है। और जब पैराग्राफ को व्यवस्थित करके रखा जाए, व्यवस्थित लिखा जाए, एक निश्चित ऑर्डर में रखा जाए तो बनता है एजे, जिसे बोलते हैं हम निबंध। क्या बोलते हैं? निबंध। समझ रहे मेरी बात को? स्टार्टिंग से समझिए इस बात को कि अल्फाबेट से बना वर्ड, वर्ड से बना सेंटेंस, सेंटेंस से बना पैराग्राफ, और पैराग्राफ से बन जाता है एक एजे, निबंध बन जाता है, एक स्टोरी बन जाती है। समझ रहे मेरी बात को? अब जो सेंटेंस होता है, जिस तरह से हम बात करें कि एक कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो रेसिपी बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो कहलाएंगे पार्ट ऑफ रेसिपी। मतलब रेसिपी बनाने के भाग क्या क्या उसमें लगता है, कंस्टिट्यूट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेसिपी। ठीक है, उसी तरह से जो सेंटेंस बनेगा वर्डों से मिलकर, तो जिन वर्डों से मिलकर बनता है उन्हें बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। इस बात को समझिए कि संपूर्ण जो इंग्लिश है वो पार्ट ऑफ स्पीच पर ही आधारित है। वर्ड से मिलकर बना सेंटेंस, और सेंटेंस जिन चीज़ों से मिलकर बनता है वो कहलाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो होते हैं 8। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो होते हैं 8। मतलब जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है उसमें होते हैं 8 पार्ट। एक सेंटेंस में जितने भाग होते हैं वो होते हैं, कहलाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो होते हैं 8, जिसमें एक होगा नाउन, एक होगा प्रोनाउन। जरूरी नहीं है कि दोनों ही हों, लेकिन इन 8 में से ही कुछ ना कुछ होगा। समझ रहे मेरी बात को? जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट होते हैं किसके? एक स्पीच के, एक सेंटेंस के। इन 8 के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब जो सेंटेंस बनते हैं इन 8 को मिलाकर वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं पर्पस के आधार पे, एक किसके आधार पे? उद्देश्य के आधार पे, या हम कहें कि कोई भी सेंटेंस हमें वो क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, इस आधार पर यदि सेंटेंसों के प्रकार देखे जाएं तो वो होते हैं 4। सबसे पहला होता है वो होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का मतलब समझिए, डिक्लेरेटिव जो सामान्यतः हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव। सबसे अच्छी पहचान जो डिक्लेरेटिव की है, इनके जो अंत में साइन होगा, पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, तो वो कौन सा होगा? फुल स्टॉप। यदि आप कोई भी सामान्यतः बात कर रहे हैं, मैं भी यदि आपसे कोई बात कह रहा हूं तो वो क्या होगी? डिक्लेरेटिव। हिंदी में इनको बोलते हैं कथात्मक, कथात्मक वाक्य, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इन्हें बोला जाता है असर्टिव या अफर्मेटिव भी बोला जाता है, या इन्हें स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट होते हैं जिनके अंत में होता है फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? जब सामान्य सी बात है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे, जो हम किसी से कुछ बोलते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक सेंटेंस जो होगा उसमें क्या क्या होगा? सबसे पहला होगा सब्जेक्ट, और एक होगी वर्ब, और एक होगा ऑब्जेक्ट। मैं सामान्य सी बात कहूँ कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ बुक, तो सामान्य सी बात है कि मैं कुछ बता रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया, वो हो गया कथात्मक वाक्य। तो इसमें सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक सब्जेक्ट होगा, मतलब एक करने वाला होगा, एक वर्ब होगी, मतलब क्या कर रहा है, और एक होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सामान्य से एग्जांपल देखो कि यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने एक कहावत होती है, एक प्रोवर्ब सुनी होगी कि इफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट then it is your belief, but if you think that only you can do it, it is your ego। यदि आप यह मानते हैं कि यह कार्य आप कर सकते हैं तो यह आपका विश्वास है, और यदि आप कह रहे हैं कि यह काम केवल आप ही कर सकते हैं तो यह आपका घमंड है।
इस तरह की एक प्रोवर्ब है, उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? इफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट, इट इज योर बिलीव, बट इफ यू थिंक दैट ओनली यू कैन डू इट, देन इट मीन्स इट इज योर ईगो। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूं। तो आप दोनों में देखेंगे कि लास्ट में जो लिखा है वो लिखा है फुल स्टॉप का साइन। ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिनमें एक होता है पॉजिटिव या एक होता है नेगेटिव। मतलब यू कैन डू इट, यू कांट डू इट, आप यह कर सकते हो, आप यह नहीं कर सकते हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में ज़्यादा अंतर नहीं है, सामान्य सी बात है कि जिसमें नहीं लग जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब सेकंड जो सेंटेंस का टाइप है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन आपने सुना होगा एक शब्द इंटेरोगेशन, जैसे सीबीआई इंटरोगेट करती है, पूछताछ करती है। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी तरह की क्वेश्चनिंग की जाती है, इंटेरोगेशन की जाती है, तो वो कहलाएंगे इंटेरोगेटिव। हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह इनमें एक पंक्चुएशन मार्क के रूप में उपयोग होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है WH टाइप और एक होता है यस नो टाइप। आपने देखा होगा कभी भी आप जब सामान्य रूप से बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं WH टाइप भी क्वेश्चन आते हैं और यस नो टाइप भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे WH टाइप में WH से स्टार्ट होने वाले, जैसे व्हाट, होम, हुज, वेयर, इस टाइप के, और यस नो टाइप में जो एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, जैसे डू यू नो, क्या तुम जानते हो। तो जिनका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा। देखिएगा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के जो दो टाइप थे वो थे पॉजिटिव या नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप हैं वो है WH टाइप और यस नो टाइप। ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें एक WH वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये जो स्ट्रक्चर है अभी भले ही आपको समझ में ना आए कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अभी जब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल टाइप को समझिए कि इनका मोटे मोटे तौर पर मतलब क्या है इन सेंटेंसेस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। इसमें यदि एग्जाम्पल की बात करें इंटेरोगेटिव की, तो व्हाट इज यूर नेम, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है। उसके अलावा डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हैव यू ईटेड, क्या आपने खाना खा लिया। ठीक है। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, वो कहलाता है इम्परेटिव। इम्परेटिव का अर्थ होता है आदेश देना, आदेशात्मक वाक्य, जिसमें कोई भी कमांड दी जाए या किसी से रिक्वेस्ट किया जाए या किसी को ऑर्डर दिया जाए, तो उन सेंटेंसेस को बोला जाता है इम्परेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य। इनमें जो लास्ट में पंक्चुएशन मार्क होगा वो फुल स्टॉप भी हो सकता है, और इसके अलावा लास्ट में एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है वो भी हो सकता है। ठीक है। इसमें हम किसी के लिए कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। और इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा अर्थात करने वाला रहेगा वो नहीं शो होता है या इनविजिबल रहता है। जैसे ओपन द गेट, ओपन द डोर या ओपन द विंडो, कुछ भी बोल रहा हूं तो उसमें मैं किससे बोल रहा हूं, ये सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात सब्जेक्ट इसमें इनविजिबल है। तो यदि आप हैं तो मैं यही कहूंगा कि ओपन द डोर, आपसे ही बोल रहा हूं। तो यू एक प्रकार से सब्जेक्ट होता है इसमें, जो कैसा रहता है, इनविजिबल, अदृश्य रहता है, यू। ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसमें एक होगी बेस वर्ब या मेन वर्ब बोलते हैं, और एक रहेगा ऑब्जेक्ट। जैसे लेट्स गो, चलो चले, या गो, कम, केवल अकेला बेस वर्ब यूज कर रहे हैं गो, तो वो भी एक कमांड है। या हम कहें कम, तो वो भी एक कमांड ही है, आदेश दे रहे हैं आपको। ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। लिसन अप, अब देखिएगा इसमें लिखा है लिसन अप, हम किसी से बोल रहे हैं, यदि आप कोई सुन नहीं रहा है तो मैं कहता हूं लिसन अप, लिसन अप केयरफुली, उसका मतलब ये होता है। तो लिसन अप किससे बोल रहे हैं, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात हम ये कहेंगे कि सब्जेक्ट इसमें अदृश्य होता है, इनविजिबल है। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन्हें बोला जाता है विस्मयादिबोधक। जब कोई भी सेंटेंस जहां पर
अचानक से फीलिंग को शो करना होता है, जहां पर अचानक वाली इमोशन को, सडन एक्शन, सडन इमोशंस को शो करना होता है, वहां पर किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि अर्थात विस्मय वाली, जो आश्चर्यजनक वाली बातें हों, उस बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे वो कहलाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे हमने कोई सीनरी देखी तो हम कहते हैं वाओ, व्हाट अ ग्रेट सीनरी। तो वो क्या हो गया, एक शब्द हो गया एक्सक्लेमेटरी शब्द, और इसके जो अंत में पंक्चुएशन मार्क होगा वो एक्सक्लेमेशन साइन होगा। आपने देखा होगा एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक चिन्ह देखा होगा। और इसमें वो एलास खुशी के लिए वॉब यूज करते हैं, और एलास दुख के लिए करते हैं, एलास ही डाइड, बड़े दुख की बात है कि वो मर गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा उपयोग करते हैं, एक्सक्लेमेटरी। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जो इसमें स्ट्रक्चर होता है वो व्हाट, वो या कोई हाउ, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। तो याद रखिएगा व्हाट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है। कभी कभी व्हाट यदि आगे लगा हुआ है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होता है। आपको इस बात को पहचानना पड़ेगा। जैसे व्हाट अ ग्रेट सिंगर सी इज, यदि मैं बात कहूँ लता मंगेशकर की बात कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं लता मंगेशकर के कंसर्ट के बाद मैं किसी दूसरे से इस बात को बोल रहा हूँ कि व्हाट अ ग्रेट सिंगर सी इज, कितनी अद्भुत, कितनी महान सिंगर है सी इज। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है हाउ वेल सी सिंग्स, कितना अच्छा गाती है, हाउ वेल सी सिंग्स, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, लता मंगेशकर जी के बारे में। ठीक है। वाओ यू डिड इट, यदि मैं कहूँ वाओ यू डिड इट, वाह क्या बात है, आपने कर दिखाया, यस यू डिड इट, ऐसा बोलते हैं ना, आपने कर दिखाया। तो उन सब के लिए जो एक्सक्लेमेशन है, जहाँ पर सडन एक्शन को, सडन इमोशंस को शो करना होता है, तो वहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। तो ये तो हो गए आज की हमारी जो बेसिक क्लास होती है इंग्लिश की वो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, पसंद आएगा, और सामान्यतः यही प्रयास करूँगा कि हम और आप इस तरह से जुड़ सकें कि ये सब इतना सरल लगना चाहिए कि इनके लिए वैसे अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना हो, केवल क्लासेस देख लिया मतलब काम हो जाए। तो ये तो काफ़ी शुरुआत थी, और काफ़ी सरल भी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये तो समझ आनी भी चाहिए। और यही कहूँगा कि पढ़ते रहें, इसके अलावा कोई हल नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें यदि कुछ कमेंट करते हैं तो मर्यादाओं के अंतर्गत, अपनी सीमाओं के अंतर्गत करें, हमें भी बेहतर लगेगा। और मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं। कभी कभी तो यही लगता है कि यदि उम्र के इस पड़ाव पर भी इस तरह की हरकतें हैं तो फिर मतलब ही क्या है पढ़ने का। पढ़ना केवल ये नहीं है कि नौकरी मिल जाए, नौकरी तो मिल ही जाएगी। मैं सामान्य सी बात बताऊं कि नैतिकता और पढ़ाई में क्या अंतर है। तो आप पढ़ लिख के कलेक्टर तो बन सकते हैं, लेकिन यदि आप में नैतिकता नहीं है ना, तो कलेक्टर से निलंबित होने में भी समय नहीं लगेगा। मैं किसी का ना तो बुरा बोल रहा हूँ, ना किसी का बुरा चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास केवल ये है कि आप बेहतर तरीके से सीखें, पढ़ने में मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आज हम कुछ सीख रहे हैं। समझ रहे बात को। कुछ लोगों के सुझाव है कि सर मोटिवेशन दिया करो, तो भाई मोटिवेशन की आवश्यकता अभी भी है, तब तो गलत बात है। इसमें दो परेशानियां हैं, या तो आप उम्र के गलत पड़ाव पर हैं, या आप गलत संगत में हैं, या अपना स्वयं का आकलन ही नहीं कर पा रहे आप। मोटिवेशन के लिए सीधी सी बात है कि जब आप 15 वर्ष के होंगे, छोटे रहे होंगे, तो आपको बोला जाता है कि यहाँ पर एक कुआं है, वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर एक खाई है, वहाँ पर मत जाइए, यदि जाएंगे तो गिर जाएंगे और उसमें गिरने से आपकी मृत्यु हो सकती है। ये है 15 साल से जब कम उम्र होती है। जैसे ही आप 15 से 20-25 की उम्र के पड़ाव पर जाते हैं तो आपको केवल ये सलाह दी जाती है कि वहाँ पर कुआं है, अब आपको जाना है नहीं जाना है वो आपका निर्णय होगा। और जैसे ही आप 20-25 की उम्र को क्रॉस करते हैं तो आपको कोई ये कहने वाला भी नहीं होगा कि वो कुआं है। आपको ही निर्णय करना है, आपको ही डिसाइड करना है कि वो कुआं है, हम जेहें तो मरजे के बचे कि का होइए। समझ रहे हैं हमारी बात हो। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरी बात को।
बाकी पढ़ते रहें। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।